नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 13 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन हैं जो एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी पर आधारित है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 3 से क्लास 10 तक का बुक का सहारा लें। उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक एवं विज्ञान विषय को बढ़िया से पढ़ें। आपको मुख्य रूप से क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो आप लोग इसका जरूर अवलोकन करें। साथ ही हम प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण तथ्य एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। परीक्षा तक आपको सभी विषयों का स्मरणीय तथ्य के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दें, साथ ही अपना सुझाव दें, जिससे और हम बेहतर कर सकें। तो आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि आप लोग कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये जो मॉडल सेट है, इसमें भी क्लास 6 से ज़्यादातर क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप क्लास 6 के देखेंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चनों को इतिहास से, सातवां के इतिहास से लिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं आज मॉडल सेट संख्या 13 को। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? विकल्प ए है गया, बी है गोपालगंज, सी है वैशाली और डी है मुंगेर। तो आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थल जो है वह मुंगेर जिला में है। यहाँ पर जो है आरंभिक मानव से संबंधित स्थल मिले हैं। यहाँ पर आरंभिक मानव के आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चावल का प्राचीन साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा जो है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के निकट अवस्थित है। यहाँ से प्राचीनतम चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत का नाम विंध्य पर्वत है। यानी कि विंध्य पर्वतमाला जो है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करती है। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? इस पर परीक्षा में भी आप लोग गौर करेंगे, जहां पर नहीं है उस पर खास ध्यान देंगे। तो ए विकल्प ए में है शहरी जीवन, बी में है ग्रामीण जीवन, सी में है विदेशों के साथ व्यापार और डी में है सुनियोजित नगर। तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को देखेंगे तो वहाँ शहरी जीवन विद्यमान था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी। विदेशों के साथ व्यापार था, यानी कि समकालीन सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास विशेषता जो थी वह सुनियोजित नगर था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो थे वह नियोजित ढंग से बसाए गए थे। तो इसमें पूछ रहा है विशेषता नहीं है तो ग्रामीण जीवन नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यह जो है सो शहरी सभ्यता या शहरी जीवन था। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद से में है। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव जो है सो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर जो है ताम्रकालीन बस्ती का साक्ष्य मिला है। यह वैदिक
आर्यों की समकालीन सभ्यता थी यहाँ पर, और यहाँ पर मृतकों के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मगध के शासक अजात शत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के शासक अजात शत्रु की राजधानी राजगृह थी। बाद में उदयन के द्वारा जो है सो पाटलिपुत्र में राजधानी लाया गया, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना या बसाया गया उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित की थी। अब अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव राय तुलुक वंशीय शासक थे, महानतम शासक थे। इन्होंने अमुक्त माल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजों यानी कि कवियों का समूह रहता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महान कवि तेनालीराम रहते थे। अगला क्वेश्चन अब है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा जो है सो आगरा के नज़दीक है। 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा जो है सो अकबर का मकबरा बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपये का सिक्के किसने प्रारंभ किया? तो भारत में रुपये का सिक्के चलाने वाला शेर शाह सूरी थे, यानी कि शेर शाह सूरी के द्वारा जो है सो चांदी के रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया था। शेर शाह का ये रुपया जो है सो शुद्ध चांदी का बना हुआ होता था। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आर्थिक अपवाह या धनों का अपवाह, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो 12 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है यह अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भारत में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? यानी कि एमपी बनने के लिए लोकसभा यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र जो है वह 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी इसे कहते हैं। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो यह प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी से यानी कि मानक समय जो भारत का 82.5 डिग्री से प्रयागराज के समीप से गुजरती है, इसी के आधार पर भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये पूछ रहा। ए में है बांग्लादेश, बी में है चीन, सी में है भूटान और डी में है पाकिस्तान। तो इसको याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। इसको याद रखेंगे, बांग्लादेश यानी कि चीन जो है सो दूसरे स्थान पर आता है। पहला जो है सो बांग्लादेश के साथ ही है। बांग्लादेश के साथ 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जबकि चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। तो सर्वाधिक जो है सो बांग्लादेश के साथ है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्वत केटू के नाम से जाना जाता है। पर्वत केटू कहते हैं गॉडविन स्टीन को, यानी कि गॉडविन स्टीन को जो है वह केटू के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? यहाँ पर पूछ रहा है सबसे कम आबादी कहाँ की है, तो सबसे कम आबादी जो है वह सिक्किम की है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिपुरा राज्य की प्रशासनिक भाषा है, यानी कि त्रिपुरा की राजकीय भाषा जो है वह क्या है, तो त्रिपुरा की राजकीय भाषा बंगाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है, यानी कि ईख का फसल कितने महीने में तैयार होता है। इसको याद रखेंगे, ईख के फसल में ज़्यादा समय लगता है, यह 12 माह में तैयार होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, तो मसालों के बगीचा के नाम से केरल को जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जूट की खेती सर्वाधिक जो है बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों या पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, गंडक किसकी सहायक नदी है, तो गंडक जो है वह गंगा की सहायक नदी है। यह जो है पटना अर्थात सोनपुर के नज़दीक जो है यह गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वह राजस्थान में है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब है, वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का विनिमय यानी कि आदान प्रदान जो होता है वह वस्तुओं के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं का विनिमय। अगला है, लोहा पारा में ए में है डूबता है, बी में तैरता है, सी में उपलाता है और डी में इनमें से कोई नहीं, तो लोहा जो है सो पारा में तैरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने दृष्टि दोष युक्त व्यक्तियों तथा दृष्टिहीनों के लिए एक लिपि का आविष्कार किया, तो दृष्टि दोष युक्त व्यक्तियों को पढ़ने के लिए या दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल के द्वारा जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन 34 है, बल क्या कर सकता है, ए में है गति को बढ़ाता है, बी में है गति को घटाता है, सी में है वस्तु के आकार में बदलता है और डी में है इनमें से। तो बल वह भौतिक कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकता है या आकार में परिवर्तन ला सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब है, एक कोशीय जीव है, ए में है अमीबा, बी में है तितली, सी में है केचुआ, डी में है मक्खी, यानी कि एक कोशिका वाले जीव में अमीबा का नाम आता है, तो इसमें अमीबा हो जाएगा एक कोशीय जीव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वन उत्पाद नहीं है, इसमें पूछ रहा है वन उत्पाद नहीं है यानी कि वन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो ए में है शहद, यह वन से प्राप्त होता है, बी में है कागज, यह शहद से यह वन से प्राप्त होता है, डी में है मोम, यह भी वन से प्राप्त होता है, प्लास्टिक जो है सो वन से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पूछ रहा है वन उत्पाद नहीं है तो प्लास्टिक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है, तो हाइड्रोजन का
ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो यह होगा 95 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है अगर किसी घोल की पीएच 7 से कम है तो वह घोल होगा, तो वह घोल 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। अब है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन करता है। अब अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि विकल्प ए में है इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, बी में है इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है, सी में है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसकी सहायता से जो है वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। अब अगला क्वेश्चन 42 है एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है? ए में है माता पिता द्वारा प्रदत्त, बी में है घरेलू शिक्षा, सी में है विद्यालय शिक्षा, और डी में है आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है विद्यालय एक संस्था है? ए में है आर्थिक, बी में है मनोवैज्ञानिक, सी में है सामाजिक, और डी में है राजनीतिक। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? ए में है माता पिता का प्यार न मिलना, बी में है माता पिता का पश्चातापूर्ण व्यवहार, सी में है अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है? ए में है प्रतिभाशाली, बी में है उच्च बुद्धि लब्धि, सी में है सृजनात्मक, और डी में है उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों से तात्पर्य जो होता है वह प्रतिभाशाली भी होता है, उसमें उच्च बुद्धि लब्धि भी होती है, और उसमें सृजनात्मक क्षमता भी होता है, जिसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकन के उपकरण हैं? ए में है मौखिक परीक्षा, बी में है साक्षात्कार, सी में है परीक्षा, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो शैक्षिक मूल्यांकन के उपकरण या शैक्षिक मूल्यांकन जो किया जाता है वो मौखिक परीक्षा के द्वारा भी, साक्षात्कार के द्वारा भी, और परीक्षा के द्वारा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? ए में है अंधविश्वासी, बी में है आत्मविश्वासी, सी में है सुसुप्त, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वह आत्मविश्वासी होते हैं, तो इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में सफल अध्यापन के लिए आवश्यक है शिक्षक विषय वस्तु पर पकड़ रखे, बी में है शिक्षक अच्छा वक्ता हो, सी में है छात्रों को क्रियाकलाप में व्यस्त रखें, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चे किसी वस्तु को ए में है खंडों में देखते हैं, बी में है समग्र रूप में देखते हैं, सी में आवश्यकता अनुसार देखते हैं, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे किसी वस्तु को जो है वह समग्र रूप में देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बालक शिक्षा का सबसे प्रथम पाठ प्राप्त करता है? ए में है जनसंचार साधनों से, बी में है समाज से, सी में है विद्यालय से, और डी में है परिवार से। तो प्रथम पाठ कह रहा है, सबसे प्रथम पाठ, तो वह परिवार से, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त करता है सबसे पहले जो करता है वह बालक परिवार से प्राप्त करता है। तो ये मॉडल सेट संख्या 13 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 14 पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सभी विषयों से मौखिक, सभी विषयों से वस्तुनिष्ठ एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद।